वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने जा रहे हैं एक सिंगापुरियन साउथ कोरियन इमोशनल ड्रामा मूवी। दोस्तों, ये एक माँ की कहानी है जो सिंगल पेरेंट है और अपने इकलौते बेटे को अपनी दुनिया मानती है, लेकिन बेटे को उससे उतना लगाव नहीं होता। और तो और बेटा यूएस जाकर वहीं पे सेटल होना चाहता है। बेटे का सपना भी है, लेकिन माँ को दोस्तों एक के ड्रामा बहुत ही पसंद है और उस ड्रामा में जो जगह दिखाई जाती है उनकी खूबसूरती को देखकर वो साउथ कोरिया के टूर पे जाना चाहती है। अपने बेटे से कई बार माँ ने रिक्वेस्ट भी की कि बेटा मुझे वहाँ लेके जा, मुझे वहाँ लेके जा, लेकिन बेटा हमेशा माँ की ख्वाहिशों को इग्नोर करता जाता है। ऐसे में दोस्तों एक दिन माँ को साउथ कोरिया जाने का मौका मिलता है और लाइफ में पहली बार वो अकेले बिना अपने बेटे के निकल जाती है उस टूर पे, जो एक हसीन सफर के तौर पे शुरू होता है। जाते जाते उसमें कई मुश्किलें आ जाती है। उन मुश्किलों से जूझकर उन्हें पार करके क्या वो अपना सपना पूरा कर पाई, यही तो आप और हम देखने वाले हैं। बड़ी इमोशनल कहानी है दोस्तों, जिसका नाम है अजुम्मा। तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पार्क में दोस्तों, जहाँ अपनी कहानी की हीरोइन जिसका नाम फैंग है वो कुछ और लोगों के साथ मिलकर मस्त एक्सरसाइज कर रही होती है। हाँ, वैसे इस दुनिया में फैंग का अपना कोई है तो वो है उसका इकलौता बेटा सैम। फैंग क्या है ना, बहुत दिनों से साउथ कोरिया के टूर पे जाना चाह रही है और अब उसे मौका मिला भी है, लेकिन उसका बेटा सैम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है दोस्तों। फैंग को उम्मीद तो है कि 2 हफ्तों में वो अपने बेटे को कन्विंस करेगी और शायद वो तैयार हो जाए टूर पे जाने के लिए। सफर के लिए वो ड्रेसेस हो गया, शूज वगैरह सब खरीद लेती है और क्योंकि साउथ कोरिया में फिलहाल सर्दी का मौसम है तो वो कुछ गर्म कपड़े भी खरीद लेती है। पर फैंग साउथ कोरिया जाना क्यों चाहती है, इस सवाल का जवाब है दोस्तों एक के ड्रामा। फैंग एक्चुअली सिंगापुर की रहने वाली है और कोरियन लैंग्वेज नहीं जानती, लेकिन फिर भी उस के ड्रामा का हीरो फैंग को बड़ा पसंद है दोस्तों। और उस के ड्रामा में जो जो सीन्स दिखाए जाते हैं, जो बिल्डिंग्स दिखाई जाती हैं, वो फैंग को भा जाती हैं और उन्हीं को देखने के लिए वो साउथ कोरिया जा रही है। तो उस रात की बात है, सैम जरा देर से घर आता है उसका बेटा, लेकिन लगता है काम में ओवर टाइम कर रहा है। डिनर के दौरान सैम बताता है कि माँ, मुझे यूएस की बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है, बहुत ही जरूरी है। अगर मैं वहाँ सफल रहा तो मुझे वो काम मिल जाएगा और यहाँ की सैलरी से 2 गुनी सैलरी होगी वहाँ पे मेरी। वो बड़ा खुश होता है और ऑफ कोर्स यार, किसी को सैलरी बढ़िया मिलेगी तो खुश होगा ही, लेकिन फैंग के चेहरे पे जरा सी भी खुशी नजर नहीं आती, क्योंकि उसका मानना है कि जब यहाँ इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं बेटा, तो यूएस जाकर ही काम क्यों करना है तुझे। खैर, बेटे की भी ख्वाहिश है दोस्तों, क्या बोल सकते हैं। और बेटे को इतना अच्छा मौका मिला है तो थोड़ी बहुत खुश होती भी है वो, और उसके लिए कुछ नए कोट्स खरीदने जाती है। तो वहाँ एक पोस्टर में उसके फेवरेट के ड्रामा के हीरो ने एक बढ़िया कोट पहना होता है। तो फैंग कहती है कि मुझे अपने बेटे के लिए वैसा ही कोट चाहिए, लेकिन वो लोग कहते हैं कि ये तो अभी स्टॉक में है ही नहीं। तो बेचारी फैंग उदास होकर घर लौट आती है। उस रात सैम बताता है कि माँ, वो यूएस कंपनी मुझे कल ही बुला रही है इंटरव्यू के लिए, इसीलिए आपका वो साउथ कोरिया टूर हमें कभी और पोस्टपोन करना पड़ेगा। मैंने टूर कंपनी वालों से बात कर ली है और हमारा टूर कैंसिल करवा दिया, वो लोग पैसे भी रिफंड कर देंगे। ये सुनकर फैंग से रहा नहीं जाता दोस्तों, और कहती कि तुम खुद जानते भी हो कि मैंने कितने दिनों से आस लगाए बैठी हुई हूँ कि हम इस टूर पे जाएंगे, और बेटा अचानक कैंसिल करने का ये मतलब नहीं बनता। सैम कहता है कि माँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे लिए वो नौकरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बेटे की खुशी के आगे फैंग क्या बोलती, उदास तो हो जाती है वो, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोलती। अगले दिन वो एक्सरसाइज करने जाती है। रोज तो बहुत ही जोश में रहती थी वो, पर आज एक्सरसाइज करने में उसका मन नहीं लगता। फिर फैंग मार्केट से कुछ सामान खरीद कर जा रही होती घर, तो वो अपने बेटे को दूसरे लड़के के साथ कार में बैठकर बातें करती देखती है। दोनों काफी क्लोज थे शायद। अगले दिन होता है सैम का इंटरव्यू, इसलिए उस रात को ही वो अपनी चीजें पैक करके एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। पर देखिए दोस्तों, एक चीज देखिए आप, जाते वक्त ना वो ठीक से बाय भी नहीं कहता अपनी माँ को। क्या बीती होगी बेचारी पर। खैर, कभी कभी होता है, चलो बेटे को बहुत ज्यादा खुशी हो सकती है। अगले दिन घर पे एक कुरियर आता है। लगता है सैम ने अपनी माँ के लिए कोई एलईडी टीवी ऑर्डर किया था, क्योंकि फैंग एक पुराने टीवी पर अपना के ड्रामा देखती थी और वो टीवी अक्सर खराब हो जाता था, शायद इसीलिए उसने अपनी माँ के लिए टीवी ऑर्डर किया है। तो फैंग बड़े टीवी पे अपना फेवरेट के ड्रामा देखती है। फिर ट्यूबलाइट खराब हो जाता है तो वो उसको चेंज कर रही होती है, लेकिन तभी दोस्तों उसे उस टूर कंपनी का कॉल आता है। वो बताते हैं कि आपके बेटे ने टूर कैंसिल करने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उस सिलसिले में हम आपसे बात करना चाहते हैं। पर वो क्या है कि आपका बेटा फोन नहीं उठा रहा है। हम उसको ये बताना चाहते थे कि अगर आप अपना टूर कैंसिल करेंगे तो रिफंड नहीं मिलेगा। टूर के टर्म्स एंड कंडीशन में हमने साफ मेंशन किया हुआ है कि टूर कैंसिलेशन पर रिफंड नहीं दिया जाएगा। और आप भी वैसे टूर पे आने वाली थी ना, तो हम बस इतना कह सकते हैं कि कम से कम आप टूर पे आ जाइए और एंजॉय कीजिए, वरना आपकी पूरी रकम बेकार हो जाएगी। टूर कल ही शुरू होगा, आपके फ्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग, फूड वगैरह का पूरा इंतजाम हो चुका है। अब फैंग एकदम कंफ्यूज, उसे समझ नहीं आता कि करे क्या। फिर भी वो बेटे से एक बार पूछने का फैसला करती है। माँ होती है दोस्तों ऐसी, हर माँ सोचती है कि बेटे से राय ले लूं, तो सैम को कॉल करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। तो फैंग फैसला करती है कि चलो अकेले ही टूर पे जाया जाए। तो वो अपनी चीजें पैक करके निकल जाती है। कट करके यहाँ से सीधे साउथ कोरिया में टूर कंपनी के 2 गाइड्स को दिखाते हैं। उनमें से एक है यंग आदमी जिसका नाम है शेन, और जिन लोगों ने टूर बुक किया था दोस्तों, लगभग सभी आ जाते हैं। सिर्फ फैंग के आने में थोड़ी देर हो रही थी। इतने में बस का ड्राइवर बार बार आकर पूछता है कि हम लेट हो रहे हैं, चलो जल्दी। दूसरी ओर फैंग बेचारी पहली बार अकेले ट्रेवल कर रही है, इसलिए थोड़ा नर्वस
नर्वस भी है कि पता नहीं कैसे कैसे लोग मिलेंगे बाहर। तो जैसे तैसे वो आ जाती है। शेन उसको देख लेता है और जल्दी से उसका लगेज लेकर जाने लग जाता है, पर बेचारी फैंग उसकी रफ्तार से भाग नहीं पाती और ये देखकर शेन फैंग का भी लगेज ट्रॉली में बैठाकर उसे जोर से धकेल कर ले जाने लग जाता है। जैसे तैसे बस में चढ़ा देता है दोस्तों वो। और ये टोटल है 5 दिन का टूर। तो टूर के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दे जाते हैं और इसके बाद ये ट्रिप होती है मस्त शुरू। जगह जगह टूरिस्ट स्पॉट पे बस रुकती है और लोग घूम फिर कर ग्रुप फोटोज लेते हैं। सब बड़े खुश दिखाई देते हैं। लेकिन अब क्या है कि फैंग बेचारी बहुत ही अकेला फील करती है। मतलब किससे बात करेगी, किसके साथ एंजॉय करेगी, इसी वो टेंशन में होती है। तो उसी रात डिनर के लिए दोस्तों वो एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं। फैंग अकेले ही बैठकर खा रही होती है तो तभी स्टोर पर आई हुई एक माँ और बेटी उसके सामने बैठती है। वो फैंग से बड़ी अच्छी बातें करती है और बहुत ही जल्द उनकी दोस्ती हो जाती है। दूसरे टेबल पर शेन, उसके साथी गाइड और ड्राइवर, ये तीनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं। शेन के फोन पे लगातार कॉल्स आते हैं लेकिन हर बार वो कॉल कट कर जाता है। तो उसकी साथी कहती कोई इमरजेंसी कॉल होगा, उठाकर बात क्यों नहीं कर लेते। शेन कहता नहीं नहीं, ये तो बस कस्टमर केयर का कॉल है, कहकर वो फिर कॉल काट देता है। दूसरी ओर वो माँ और बेटी फैंग से कहती है आप सच में ब्रेव हो जो अकेले ही स्टोर पर आ गई। वैसे आपका बेटा क्यों नहीं आया। फैंग कहती है मेरा बेटा, अरे वो बहुत ही बिजी रहता है ना, उसे पता है यूएस में बड़ी कंपनी का इंटरव्यू देने के लिए ऑफर मिला है, उसी के लिए गया हुआ है वो। अरे यूएस में मिला है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसकी शादी के बारे में क्या सोचा आपने, कहीं वो प्यार व्यार के चक्कर में तो नहीं पड़ गया कहीं। तो फैंग कहती है शादी की बात कहाँ कर रहे हैं आप लोग, उसकी तो नाक की नोक पे गुस्सा बैठा हुआ है, उसे तो मुझसे प्यार ही नहीं है, अपनी कोई भी बात तो मेरे से शेयर करता ही नहीं, एक ही घर में हम दोनों 2 टापों की तरह रहते हैं। इस तरह अपना क्या कहते हैं उसको दुख दोस्तों उन दोनों को बता रही होती है वो। और बताते बताते बहुत पी भी जाती है, फिर ठीक से चल नहीं पाती। तो शेन उसको जैसे तैसे ले जाकर बस में बिठाता है। फिर उनकी बस एक अपार्टमेंट के पास जाकर रुक जाती है। दरअसल दोस्तों यहीं पे शेन की वाइफ का घर है। जी हाँ, शेन की शादी हो चुकी है और उसकी एक प्यारी सी बेटी भी है। उसी के लिए शेन एक बढ़िया सा गिफ्ट बैग लाया हुआ है, लेकिन उसकी सास दरवाजा खोलती है और कहती है कि मेरी बेटी तुमसे छुटकारा पाकर यहाँ पर आई और फिर तुम तंग करने के लिए आ गए। कहकर वो शेन का गिफ्ट उसके मुंह पे मार कर दरवाजा बंद कर देती है। लगता है कोई पुरानी प्रॉब्लम है दोस्तों इनके बीच में। शेन को अपनी वाइफ और बेटी को देखने का बड़ा मन करता है, लेकिन बेचारा कर भी क्या सकता है। वो जो भी गिफ्ट वगैरह लेकर आया था उसे वो अपार्टमेंट के सिक्योरिटी जिसका नाम केविन है उसको देकर चला जाता है। तो फैंग को आता है सैम का कॉल और फैंग बस से नीचे उतरकर उससे बातें करती है, क्योंकि बस के अंदर ठीक से सिग्नल नहीं मिलता। और सैम जानता है कि फैंग अकेली टूर पे निकली है। वो बताता है कि माँ मैं इंटरव्यू में फेल हो गया हूँ। फैंग कहती बेटा जी छोटा मत कर, ये नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या हो गया, कोई और मिल जाएगी। वैसे तुम्हारी पहले वाली कंपनी में वापस वहाँ ज्वाइन हो तो सकते हो ना तुम, इसमें इतना उदास होने की क्या बात है बेटा। इतने में दोस्तों शेन भी लौट आता है, लेकिन ये बात किसी ने नोटिस नहीं की थी कि फैंग बस में नहीं है। हाँ, ओह उसको छोड़कर बस निकल जाती है यार। और ये देखकर फैंग घबरा जाती है कि क्या करूं, और पीछे भागती भागती चिल्लाती कि बस को रोको, बस को रोको। पर कहां यार, बस के अंदर किसी को सुनाई थोड़ी देगा। अब एक अनजान जगह पे किसी को इस तरह छोड़ दिया जाए तो भाई डर तो लगेगा ही। ऊपर से फैंग का बैग वगैरह सब बस के अंदर, उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते, और तो और फैंग को कोरियन लैंग्वेज भी नहीं आती। तो तब फैंग उस अपार्टमेंट के सिक्योरिटी केबिन से बातें करती है और उसे बताती है कि मैं टूर पे आई थी लेकिन मेरी बस छूट गई। तो फैंग तो चाइनीज में बात कर रही थी और केविन को कोरियन लैंग्वेज आती है। हाँ, लेकिन वो इतना जरूर समझ जाता है कि फैंग को मदद की जरूरत है। तो वो टूटी फूटी इंग्लिश में पूछता है आपको क्या चाहिए। फैंग भी थोड़ी बहुत इंग्लिश जानती थी और वो इंग्लिश में ही उसे अपनी परेशानी बताती है। केविन समझ जाता है कि फैंग शेन की ही बस में आई थी पक्का। ठंड के मारे फैंग कांप रही होती है, तो केविन उसे अपने केबिन में बिठाकर जगह देता है। और क्योंकि शेन अपने परिवार के लिए जो गिफ्ट लाया था दोस्तों वो उसने केविन को दे दिया था, तो अब केविन शेन के परिवार को कॉल करता है। पर शेन की सास कॉल उठाती है और कहती है कि उस आदमी से हमें कोई लेना देना नहीं है, बस खत्म, और आइंदा उसका नाम भी मत लेना। इस तरह वो उसका फोन काट देती है। अब रात बहुत हो चुकी थी, ऐसे में क्या किया जाए, इनकी कुछ समझ में आता नहीं। तभी दूसरा सिक्योरिटी आकर कहता है कि देखो मेरी मानो, इस बुजुर्ग औरत को तुम अपने घर ले जाओ और आज रात उनको वहीं पे रहने दो, कल उसको जहाँ पे जाना होगा पहुँचा देना, और तुम काम की चिंता मत करो, मैं तो हुई। ऊपर से अगली शिफ्ट के सिक्योरिटी गार्ड्स आते होंगे। और फिर कोई रास्ता न पाकर केविन फैंग को अपने घर पे लेके जाता है। इसी बीच बस में शेन पैसेंजर्स को गिन रहा होता है तो देखता है फैंग है ही नहीं, उसकी सीट पे बस उसका बैग रखा हुआ है। और फिर वो घबराकर ड्राइवर को बताता है तो लगभग चिल्ला देता है कि यार अगर ये बात कंपनी ओनर को पता चल गई तो दोनों की नौकरी चली जाएगी। तो शेन कहता है देखो तुम टेंशन मत लो, फिलहाल किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि फैंग मिसिंग है। हम देखो पहले तो सारे गेस्ट्स को सुरक्षित होटल पहुंचाएंगे, फिर सुबह होने तक मैं किसी तरह फैंग को ढूंढ लाऊंगा। और दोस्तों फिर प्लान के मुताबिक वो सारे गेस्ट्स को होटल में सेटल कर देते हैं और फिर शेन निकल जाता है फैंग की तलाशी में अपार्टमेंट के लिए। दूसरी ओर केविन फैंग को रेस्टोरेंट ले जाकर बढ़िया सा डिनर करवाता है। तो यहाँ शेन भी अपार्टमेंट में पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ अगले शिफ्ट के 2 नए सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जो फैंग के बारे में कैसे जानेंगे, उनको तो कुछ भी नहीं पता। तो शेन अब बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। अगर अगली सुबह तक उसने फैंग को नहीं ढूंढा तो फिर उसकी नौकरी चली जाएगी और न जाने उस पर
पर कैसा कैसा एक्शन लिया जाएगा। तो शेन को लगता है फैंग जरूर आसपास ही कहीं होगी और यहाँ पे आ जाएगी वापस, इसलिए वो रात को अपनी वाइफ के घर रुककर सुबह फैंग को ढूंढने की सोचता है। वो वाइफ के घर जाता तो है चलो किस्मत से इस बार उसकी वाइफ दरवाजा खोलती है। इतने में उसकी बेटी आकर शेन से लिपट जाती है। शेन उसको देखकर बड़ा खुश होता है। वाइफ वैसे तो गुस्सा होती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए, वापस मेरे साथ चिपकने का इरादा है क्या, तो छोड़ दो उस इरादे को। शेन कहता है कैसी बातें कर रही हो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं बस एक काम से आया हूँ, बहुत ही जरूरी काम से, और सुबह होते निकल जाऊंगा, सच कह रहा हूँ। इस पर वो शेन को अंदर ले लेती। दरअसल दोस्तों ये दोनों इसीलिए अलग हुए थे क्योंकि शेन की ऐसी आदत है कि वो किसी भी काम में मतलब 4-5 महीनों से ज्यादा नहीं टिकता। और तो और घर चलाने के लिए जब पैसे कम पड़ जाते हैं तो वो एक गैंगस्टर से उधार लेता था। तो जब शेन ने पैसे नहीं लौटाए तो उसने शेन के घर अपने आदमियों को भेजा जो उसकी गैर मौजूदगी में उसकी वाइफ को तंग करने लगे, और बस इसी वजह से उसकी वाइफ उससे अलग हो गई। तो शेन कहता है कि देखो मैं जानता हूँ तुम अब भी मुझसे बहुत ही प्यार करती हो, मैं इस बार सच में प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दिन रात काम करके वो सारा उधार चुका दूंगा और फिर तुम, मैं और हमारी ये प्यारी बच्ची तीनों कहीं जाकर सुकून की जिंदगी जिएंगे। तो प्लीज जल्दबाजी में तलाक लेने का ये इरादा छोड़ दो, उससे देखो हमारी बच्ची की लाइफ खराब होगी और कुछ भी नहीं। दूसरी ओर केविन फैंग को दोस्तों अपने घर पे लेके आता है जहाँ उसका एक प्यारा सा पेट डॉग है जिसका नाम है डुकी। और केविन का काम है कि वो फ्री टाइम में अपने मस्त लकड़ी से कोई कारीगरी करता रहता है। तो फैंग उनको देखकर बड़ी इंप्रेस हो जाती है कि बढ़िया कलाकारी है यार। यहाँ ठंड बहुत ही ज्यादा है और इसलिए सबके घर में दोस्तों हीटर जरूर होता है, पर केविन के पास सिर्फ एक हीटर है और वो उसे फैंग को देकर उसे अपने कमरे में सोने की जगह देता है और खुद बाहर हॉल में सो जाता है। और यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए कि इन दोनों को एक दूसरे की भाषा नहीं आती और इंग्लिश भी उतनी ज्यादा नहीं आती, लेकिन देखा दोस्तों फिर भी इनके बीच ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है। ये खुद में एक अजूबा है यार। शायद इंसान को दूसरे को समझने के लिए भाषा की जरूरत नहीं है, बस फीलिंग्स की जरूरत है। क्या कहते हो? अब यहाँ फैंग को बुरा लग जाता है कि मुझे गर्म करने के लिए बेचारा खुद ऐसे सो गया ठंडे में, तो वो हीटर को ले जाकर हॉल में रख देती है जहाँ केविन सो गया था। फिर फैंग सोफे पे सो जाती है। अब अगली सुबह की बात है तो वो देखते हैं दोस्तों कि डुकी ने दम तोड़ दिया है। हाँ पता नहीं क्या हो गया दोस्तों उसको रात को। केविन का इकलौता साथी था बेचारा जिसे खोकर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है वो। तो केविन अब उसको एक बॉक्स में रखकर उसे कार की डिक्की में रख देता है और कहता है कि इसे पूरी इज्जत के साथ कहीं दफनाऊंगा मैं, बहुत प्यार था मुझे इससे। इतने में दूसरा सिक्योरिटी केविन को कॉल करके बताता है उस बुजुर्ग औरत को ढूंढते ढूंढते एक आदमी यहाँ पे आया था, वो फिर आएगा तो मैं उसे पकड़ कर रखूंगा, तुम जल्दी से एक काम करो उस औरत को यहाँ पे लेके आ जाओ। ये सुनकर केविन फैंग से कहता है कि गो बैक गो बैक। फैंग समझ जाती है केविन उसे वापस अपार्टमेंट ले जाने वाला है, तो दोनों केविन की कार में निकल जाते हैं। यहाँ अपार्टमेंट का दूसरा सिक्योरिटी शेन को रोक लेता है और कहता है कि रुकिए भाई साहब, आप जिस औरत को ढूंढ रहे हैं वो केविन के घर पर है, फिक्र मत कीजिए, कुछ ही देर में यहाँ पे पहुंचते होंगे। लेकिन इतने में कुछ आदमी आकर शेन को पीट देते हैं दोस्तों, उसे कार में ठूस कर लेके जाते हैं। दरअसल ये उस गैंगस्टर के आदमी है जिससे शेन ने उधार लिया था। और इस बात से बेखबर फैंग और केविन गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए एक जगह पे रुक जाते हैं और किस्मत से तभी उस गैंगस्टर की कार भी वहाँ पे आ जाती है। फैंग तो देख लेती है शेन को और समझ जाती है कि वो किसी मुसीबत में फंसा हुआ है। गैंगस्टर्स की कार निकल जाती है तो फैंग बड़ी टेंशन में ड्राइवर सीट पर बैठकर कार को स्टार्ट करती है, लेकिन लगता है दोस्तों उसे उतनी अच्छी ड्राइविंग नहीं आती। इतने में केविन भागा चलाता और कहता है क्या कर रही हैं आप? दोनों एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते, लेकिन जैसे तैसे फैंग उसको समझा पाती है कि मेरे बस का गाइड उस कार में था और कुछ लोग उसको उठा के लेके जा रहे थे। केविन समझ जाता है और फैंग तुरंत कार स्टार्ट करके उस गैंगस्टर की कार का पीछा करती है। तो एक पॉइंट पे क्या होता है, वो गैंगस्टर की कार को ओवरटेक कर देते हैं और तब शेन फैंग को नोटिस कर लेता है कि अच्छा ये यहाँ है। फैंग उसको इशारा करती है, फिर वो इनकी कार को ठोक देते हैं जिसकी वजह से वो सडन ब्रेक मारते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर शेन उन लोगों को मारकर बाहर कूदकर बच निकलने वाला होता है, पर वो उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन तब फैंग कार को रिवर्स में ले लेती है और ये देखकर गैंगस्टर्स अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं। और तब शेन जल्दी से इनकी कार में बैठ जाता है और वो उस गैंग से बच निकलते हैं। ये सीन होता है यहाँ पे। यहाँ से सीधे दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे खाना खाते हैं अगले सीन में। तो फैंग पूछती है तुमने बस उस अपार्टमेंट के पास क्यों रोकी थी वैसे? तो फिर शेन अपनी पूरी कहानी बताता है और कहता है मैं अपनी बेटी को देखना चाहता था, बस इसीलिए बस वहाँ पे रुकवाई। उसके बाद तीनों कार में होटल की ओर जा रहे होते हैं। तो रास्ते में एक जगह पे दोस्तों वो डुकी को भी दफना देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं अपने सफर पर। शेन फिर फैंग के बारे में पूछता है तो फैंग बड़े दुख के साथ बताती है कि मैं अपने बेटे को जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन उसे मेरे लिए जरा सा भी प्यार नहीं है। उसके लिए तो बस उसका काम ही उसकी जिंदगी है। इतने में अचानक दोस्तों बर्फ गिरने लग जाता है और ये देखकर फैंग एक छोटी बच्ची की तरह बाहर जाकर उसका मजा लेती है। दरअसल फैंग ने उसके ड्रामा में ऐसे दृश्य देखे थे और अब रियल में दृश्य देखकर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती, बहुत खुश होती है बेचारी। आखिर ये तीनों उस होटल पहुंच जाते हैं जहाँ पे और गेस्ट्स हैं दोस्तों। फैंग और केविन एक दूसरे की भाषा भले ही ना समझ पाए हो, लेकिन इंसानियत के लेवल पर इन दोनों के बीच बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ चुकी थी दोस्तों। और तो और फैंग चाहती थी कि केविन भी इनके साथ इस टूर में शामिल हो जाए, लेकिन वो कहता है कि मुझे काम पे जाना होगा, तुम एक काम करो, तुम सब एंजॉय करो। दोनों एक दूसरे को एक इमोशनल गुड बाय कहते हैं और फैंग अपने टूर में आगे बढ़ जाती है। फैंग दोस्तों जो यहाँ पे अकेली आई थी, अब वो अकेली नहीं रही, उसने सभी से दोस्ती कर ली है और वो सभी के साथ खूब एंजॉय करती है, उनके साथ फोटोज भी क्लिक करती है। ऐसे में उसको सैम का कॉल आता है। फैंग पूछती है बेटा
कैसे हो, वापस घर कब आ रहे हो? तो सैम कहता है उसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी माँ मैं अब वापस नहीं आऊंगा। मैं और मेरा एक दोस्त 3 साल से बहुत क्लोज हैं। हम दोनों लाइफ पार्टनर्स बनना चाहते हैं। वो मेरी खातिर सिंगापुर में अपनी नौकरी छोड़कर यूएस आने वाला है, तो हम दोनों यहीं पे कोई नौकरी करेंगे और साथ में रहेंगे माँ। देखो माँ, मैं जानता हूँ मेरी बातों से आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यही सच है। अब फैंग उसको क्या ही कहती है यार, बेटे की खुशी के लिए बस सोचती रहती है, लेकिन कुछ कहती नहीं और कॉल काट देती है। सैम भले ही फैंग से ठीक से बात नहीं करता था, लेकिन कम से कम घर में उसके साथ तो था दोस्तों। इस बात की फैंग को तसल्ली तो थी, लेकिन ये जानकर कि बेटा कभी वापस नहीं आएगा यार, हर माँ को दुख होता है। फैंग को भी बहुत ज्यादा दुख होता है कि अब हमेशा हमेशा के लिए मैं अकेली रह जाऊंगी। घूम फिर कर वो वापस बस में होटल के लिए निकलते हैं और तब बस में टीवी पर फैंग का वो फेवरेट के ड्रामा प्ले होता है। दरअसल उस कहानी में हीरो अपनी माँ की तलाश में निकलता है जिसे उसने बचपन में खो दिया था। ड्रामा में हीरो आखिर में अपनी माँ से मिल जाता है, पर उस सीन में फैंग अपने आप को उस माँ की जगह पे इमेजिन करती है और उसे लगता है कि ये हीरो उसका बेटा है जो उसे वापस मिल गया है। बहुत ही इमोशनल होती है वो। इस तरह इनका टूर भी खत्म होता है दोस्तों। और जिस टूर में फैंग आई थी ना अकेले, उस टूर के अंत में उसको ढेरों फ्रेंड्स मिल जाते हैं। उन सबको गुड बाय कहकर फैंग वहाँ से निकल रही होती है और तब पीछे से शेन की आवाज आती है कि प्लीज रुक जाइए आंटी जी। फैंग मुड़कर देखती है और शेन बताता है कि कंपनी के ओनर ने मुझे नौकरी से निकाल दिया क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि एक पॉइंट पर मैंने आपको मिस कर दिया था। लेकिन अब क्या है कि शेन इस बात से दुखी नहीं होता क्योंकि उसने अपने लिए कोई और नौकरी ढूंढ ली है और तो और वो अपने परिवार के साथ मिल गया है। वो अपनी बेटी को फैंग से मिलवाता भी है। शेन को उसके परिवार के साथ देखकर फैंग बड़ी खुश होती है क्योंकि उसको लगता है कि अब सिर्फ सैम ही नहीं, शेन भी उसका बेटा है। वो उनसे विदा लेकर घर लौट आती है और अब उसको अपने बेटे से कोई शिकायत नहीं है। हालांकि वो उसके साथ नहीं रहता और अक्सर सैम को कॉल करके उसका हालचाल पूछती रहती है। तो एक दिन क्या होता है, घर की साफ सफाई कर रही होती है बेचारी और तब उसके नाम एक पार्सल आता है जिसके अंदर लकड़ी का बना हुआ एक डॉग होता है। हाँ, फैंग तुरंत समझ जाती है कि ये पक्का केविन ने अपने हाथों से बनाकर भेजा है। उसने लिखा होता है कि मैं हमेशा तुम्हारा एक अच्छा दोस्त बनकर रहूंगा। ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से तुम्हारी दोस्ती के लिए। केविन ने पहले से फैंग को लकड़ी की बनी और भी चीजें दी थी दोस्तों। उन्हीं के साथ फैंग इस डॉग को भी रख लेती है। शुरू में फैंग को दुख था कि बेटा उसे छोड़कर चला गया। वो परेशान थी कि वो अकेली कैसी रह पाएगी, लेकिन जब से फैंग उस टूर पे जाकर लौटी है ना, उसे बहुत सारे दोस्त मिल चुके हैं और उसके अंदर एक आत्मविश्वास आ गया है कि वो अकेली नहीं है लाइफ में। सच कहें तो दोस्तों, उसने अपनी मर्जी के लिए एक नई लाइफ शुरू की है। उसे ड्राइविंग करने में दिक्कत होती थी, लेकिन अब वो बढ़िया ड्राइव करना सीख गई है और तो और वो दूसरों को सिखाने के काबिल बन चुकी है। फैंग को एक कॉन्फिडेंट और आजाद जिंदगी जीते हुए देखकर इस मूवी का दी एंड हो जाता है दोस्तों। देखो, कुछ मूवीज अच्छे फील के लिए होती हैं, तो ये उसी तरह थी। जरूरी नहीं है ना मार धाड़ वो सब ऐसा हो। कुछ मूवी प्यार से होती हैं, तो ये प्यार वाली मूवी दोस्तों। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।